मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरह बातें खुलकर करते हैं, वो बताएंगे आपको जो कोई और नहीं बता रहा। और आज हम बात करने जा रहे हैं सीधे सीधे बंगाल चुनाव की। मैं आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में, चलिए मेहमानों से आपको मिलवा दूं। पहले आपने देख लिया, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर अमीन खान जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मेट्राइज एजेंसी के डायरेक्टर हमारे साथ हैं जी, डॉक्टर अमीन या मोहम्मद अमीन, मोहम्मद अमीन साहब, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। और मेट्राइज के डायरेक्टर हमारे साथ हैं मनोज कुमार सिंह जी। डायरेक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। हमारी कॉफी आज रहेगी, हमने मेहमानों को बाहर पिला दी थी। नहीं, आ गई है सर, आ गई। ठीक है सर। तो आज मैं ये अनाउंस करना चाह रहा था आपसे। आप आना चाहते हैं, रख दीजिए, कोई बात नहीं। आ जाइए, कोई बात नहीं। अब कॉफी जब सामने खड़ी है तो क्यों वापस भेजी जाए, हम बात करते रहेंगे अपनी। देखिए, आप बिहार के इलेक्शन पर आपने हम पर बहुत भरोसा किया और बहुत सारे लोगों ने, इतने सबके नाम भी नहीं बताए जा सकते, इतने व्यूअर्स ने मैसेज भेजे कि बंगाल का इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया। हमने, मतलब हमारे मेहमानों ने, और जैसा आपने बताया था ठीक वैसा ही नतीजा आया भी। प्रदीप जी की बात आप रोज सुनते थे, मनोज जी को आप सुनते थे सीधा। तो आज से हम आपके लिए बीड़ा उठा रहे हैं बंगाल का। आज से कॉफी पर कुरुक्षेत्र में बंगाल का इलेक्शन शुरू सर, हमने डिक्लेयर कर दिया। तो आज से आपको बंगाल का इलेक्शन ट्रैक करेंगे हम हर कुछ दिनों में यहाँ कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। तो आज पहले दिन जब मैं अनाउंस कर रहा हूं, तो आज पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ है और उसमें एसआईआर का मुद्दा ही सबसे ज्यादा जोर पर है। सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को लेकर फिर सुनवाई चल रही है, अलग अलग पिटीशन डल रही हैं। और एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में इस वक्त है। देश में ऐसे एक दो ही राज्य होंगे जिनका जीत का इनाम इतना बड़ा है जितना कि पश्चिम बंगाल का। अगर आप लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो देश में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है ये, यूपी और महाराष्ट्र के बाद। और उसके अलावा बॉर्डर स्टेट है, बहुत सेंसिटिव स्टेट है। और बीजेपी हर हाल में इस बार ये चुनाव जीतना चाहती है। उसको लगता है कि इससे बेहतर चांस आएगा नहीं। 15 साल ममता बनर्जी को वहां पर पूरे हो जाएंगे। अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है, तो इसलिए इलेक्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज पार्लियामेंट में क्या हुआ जल्दी बता दूं। एसआईआर पर हंगामा हुआ और उसके बाद कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। ऑपोजिशन कह रहा है एसआईआर पर हमें डिटेल में चर्चा चाहिए। बीजेपी ने कहा, सरकार ने कहा हम तैयार हैं, लेकिन हमको सारे विपक्षी दलों से बात करनी पड़ेगी। आप केवल 11-12 लोग जो मिलकर खुद को इंडिया ब्लॉक कहते हैं, आप ही केवल ऑपोजिशन नहीं है देश में, और बहुत सारी पार्टियां हैं। मोदी जी ने कहा वो सबसे ज्यादा आज महत्वपूर्ण था और एक्चुअली वहीं से हमें आज के प्रोग्राम का टेक ऑफ मिलता है। उन्होंने कहा विपक्ष हार की निराशा से बाहर निकले, बिहार की ड्रामा नहीं, अब डिलीवरी का समय है, ड्रामा करने के लिए बहुत जगह हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो नारेबाजी करनी है, ये इसके लिए भी पूरा देश अभी बाकी है। जहां चुनाव हार गए हो या तो वहां जाके नारे लगाओ, नहीं तो अब जहां हारोगे वहां जाके नारे लगाओ। तो उन्होंने एक तरीके से ये चुनौती फेंक दी, घोषणा कर दी कि बंगाल हम जीत रहे हैं। तो यहां से आइए आज का इश्यू जो है वो शुरू करते हैं। फिर इसमें अलग अलग पार्टी की इस वक्त परिस्थिति और उनकी स्ट्रैटेजी, वो भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले सर एक बात क्लियर कर लें, क्या एसआईआर बंगाल चुनाव की चाबी है? एसआईआर भी है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन केवल एक मुद्दे पर चुनाव अक्सर, जब तक कि कोई आंदोलन ना हो तब तक सिर्फ एक मुद्दे पर चुनाव नहीं टिका होता है। उसके जैसे खाने में होता है कि जो है एक मेन डिश होती है, साइड डिश बहुत सारी होती है, उसी तरह से चुनाव में भी एक मुद्दा मुख्य मुद्दा होता है। और मुख्य मुद्दा तब बनता है जब पब्लिक से उसकी रेजोनेंस आने लगे, प्रतिध्वनि आने लगे कि लोग इसे मुद्दा मानते हैं। तो लोग एसआईआर को मुद्दा नहीं मानते, ये बिहार ने साबित किया। बंगाल में अगर मुद्दा बनेगा तो घुसपैठियों का मुद्दा बनेगा। एसआईआर जब कह रहा हूं तो एसआईआर का इंपैक्ट कह रहा हूं। बिल्कुल। तो और वो तो आप रोज दिखाई रहे हैं कि बॉर्डर पर क्या स्थिति है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर। उसमें किसी पार्टी के बोलने की, किसी नेता के बयान देने की जरूरत नहीं है। विजुअल्स हैं, सबको दिखाई ददे रहे हैं कौन लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, कब से थे और उनके पास क्या क्या था, ये सब भी पता चल रहा है। तो 26 की अगर हम बात करें तो हमको देखना पड़ेगा कि 2021 से और 26 तो अब आने ही वाला है, बदला क्या है। एक चीज़ तो मैंने जो नोटिस की है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में एक बहुत ही बारीक सा परिवर्तन किया है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत लड़ाकू नेता हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और महिला हैं। इतने सारे एडवांटेज हैं। बीजेपी ने क्या गलती की पिछले 2 चुनाव में कि उन्होंने सीधे टारगेट किया ममता बनर्जी को, तो चुनाव मोदी बनाम ममता बनर्जी हो गया। और ये जब भी ये मुद्दा बनेगा ममता बनर्जी जीत जाएंगी, क्योंकि वो अपनी बात को जो है अपने चुनाव को या अपनी सफलता को बंगाल की अस्मिता से जोड़ देती हैं। इस बार अगर आपने ध्यान दिया हो, जितनी बार भी गए हैं प्रधानमंत्री, एक बार भी ममता बनर्जी पर सीधा अटैक नहीं किया, पर्सनल अटैक नहीं किया। टीएमसी की सरकार। तो एक बदलाव ये है। बीजेपी के पास 2021 में भी कोई नेता नहीं था स्थानीय। ये शुवेंदु अधिकारी भी आए हैं 2019 के चुनाव के समय, बल्कि कहिए तो उस तरह से साथ थे नहीं। वो चुनाव लड़े, नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया, ये ज़रूर है, लेकिन पार्टी में न तो उस तरह से वो स्थापित हुए थे और न पार्टी ने उस तरह से उनको स्वीकार किया था। अब परिस्थिति बदल गई है। 5 साल होने जा रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी को जो है लीडर अपोजिशन बनाया बीजेपी ने, और लगातार जिस तरह का दौरा कर रहे हैं और उनकी जो राजनीति है सबको मालूम है। दूसरी बात, और कई चीज़ें जो बदल रही हैं, आप देखिए, ये हम देख रहे हैं कि घुसपैठिए भाग रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक और बड़ा काम हुआ है, और वो है 1971 से, आज़ादी के बाद भी 1971 से खास तौर से जो लोग बांग्लादेश से भागकर हिंदू भारत आए, उनको वादा किया गया था 2003 में, जब सिटीजनशिप एक्ट बना था, कि आपको नागरिकता देंगे। नहीं तब से मिला था। बीजेपी ने वादा किया 2018 में। नतीजा ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिला, ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। कानून बन गया तो उसके रूल्स नहीं बने, तो लागू नहीं हुआ। तो 2024 में जो है, जो लोग आए थे वो लौटकर फिर ममता बनर्जी के पास चले गए कि रहना तो यहीं है, और हम बिना कागज़ के रह रहे हैं, हमारी नागरिकता नहीं है। तो वो न ज़मीन खरीद सकते हैं, न पासपोर्ट बनवा सकते हैं, न सरकारी नौकरी ले सकते हैं, तमाम तरह की बंदिशें हैं। अब बीजेपी कैंप लगाकर उनको नागरिकता दे रही है। अच्छा। तो एक बड़ा वोट बैंक वो जुड़ेगा, जो ममता बनर्जी के साथ तो नहीं जाएगा। जिस तरह से घुसपैठिया बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, वो एक बड़ा अंतर आएगा। इसका मैं डेटा भी दे देता हूं। आपने जो बात की, हमने एक बार पहले भी प्रोग्राम में जब बंगाल डिस्कस किया था, तो आपसे कहा था ये है SIR प्लस CAA दोनों का इम्पैक्ट। फर्जी वोट कटेगा और जिसको सिटीजनशिप मिलनी है उसका वोट जुड़ेगा। तो ये जो जुड़ने वाला है, पहले इसकी हम बात कर लें। ममता बनर्जी पहले भी वो मतवा कम्युनिटी, खास तौर पर ना सर, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी नाम शूद्र है वो, हाँ, तो वो मैं भी पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, उसमें लिखा था कि TMC ये मानती है, क्योंकि ऑफिशियल डेटा तो जनगणना तो 2011 के बाद देश में कोई हुई नहीं। TMC ये मानती है कि ये मतवा समुदाय का जो वोट है, ये बंगाल की पॉपुलेशन का 17% है, ओवरऑल पॉपुलेशन का 17%, और इनका एटलीस्ट 30-40 सीट्स पर हाई इंपैक्ट है। तो इनको किसी भी तरीके से अपने साथ रखना है। लेकिन जैसा प्रदीप जी ने कहा, वो वोट पूरी तरीके से बीजेपी के साथ एक बार जा चुका है। पिछले इलेक्शन में कुछ कम हुआ 2024 में, तो उस पर उनको काम करना है, और बीजेपी भी उस पर काम कर रही है। और जहां तक रही कितना वोट कटेगा, तो कटने का डेटा तो जो अभी आ चुका है, इलेक्शन कमीशन जो अभी दे रहा है, जब सारे फॉर्म वापस भी नहीं आए SIR के, 35,23,000 मतदाता का वोट कटेगा, जो मृत हो गए या डबल है, या जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। आप कहेंगे अभी डेटा कैसे आ गया जब फॉर्म वापस नहीं आए? तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये हमको अपने BLO से मिली रिपोर्ट के आधार पर एक जानकारी अभी तक मिल रही है। जो 35 लाख अभी फर्स्ट ड्राफ्ट भी नहीं आया, उससे पहले इलेक्शन कमीशन कह रहा है इतना वोट कट सकता है। तो जब ड्राफ्ट फाइनल आएगा तो सोचिए कितना कटेगा। इसी में फिर बीजेपी के हवाले से ये दावा किया गया, बीजेपी का मानना है कि ये पिछली बार की तुलना में ये संख्या 1 करोड़ वोटर हो सकती है, यानी बंगाल में 1 करोड़ वोट कट सकता है, सब डेड, फर्जी, घुसपैठिया सब मिला करके। तो सोचें कितना हाई इंपैक्ट होगा पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में अंतर में, 21 में और इस बार के अंतर में। जो अभी मुझे सर डेटा बता रहे थे कितना वोट जो है वो वहां पर बढ़ चुका है। इस वक्त माना जाता है कि बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख के करीब मतदाता हैं। तो इसमें से सीधा सीधा आप 1 करोड़ माइनस कर दें। और मैं तो हैरान एक चीज
1 करोड़ कमिटेड वोटर। हाँ, मतलब बाय एंड लार्ज कह सकते हैं कि उधर ही जा रहा होगा वो। नहीं, बाय एंड लार्ज नहीं, वहीं जाएगा जो वोट बीजेपी के पास तो नहीं ही आ सकता। जो डेड एंड फर्जी वोट कटेगा वो सारा दूसरी तरफ वाला ही, घुसपैठिया वाला। ठीक है, तो आप अंदाजा लगाएं। आप जानते हैं कि बंगाल में पिछले इलेक्शन में टर्नआउट कितना था? स्टेट इलेक्शन में कितना टर्नआउट था? अभी बिहार में 66-67% मतदान हो गया, तो पूरे देश में ऐसा था कि क्या कमाल का इलेक्शन कर दिया। 2021 में बिहार के इलेक्शन का टर्नआउट है 82%, सबसे ज्यादा बंगाल, इसीलिए बंगाल में 82% टर्नआउट है। तो वो एकदम से गिरेगा इस बार, ये वो नीचे जाएगा। बिहार में उल्टा हुआ, वो ऊपर आया। यहां इतना फर्जी वोट मान के चला जा रहा है कि वो नीचे आएगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। पहले एक इस पर क्योंकि एक बात जोड़ दें इसमें, छोटी सी, बिहार के माइग्रेशन की बहुत बात होती है। बंगाल से भी बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ है और पढ़े लिखे और जो उद्यमी हैं उनका माइग्रेशन हुआ है। फर्क यह है कि बिहार का से जो माइग्रेट करके गए हैं लोग, वो समय समय पर आते रहते हैं बिहार। बंगाल से जो गया है वो लौट कर नहीं आता, वोट डालने भी नहीं आता, वोट डालने भी नहीं फिर आता। वो तो फिर वोटर ही नहीं रहा वहां। हाँ, वो कह रहे हैं वो कट जाएगा उसका नाम। अच्छा, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि डेटा की बात है, क्या एसआईआर इस चुनाव का सबसे हाई इंपैक्ट मुद्दा है? नहीं, सबसे तो है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। ममता बनर्जी ने सिर्फ ये कही है कि सिर्फ घुसपैठियों के मदद पे उन्होंने महिलाओं के बीच में अच्छा काम किया और वहाँ से भी वोट उठा कर लाती हैं, उनका एक वोट बेस रहा है। जैसे बिहार में क्या था, सरकार जब भी कोई भी रूलिंग होती है तो किसी न किसी तरीके से अपने वोटरों को लाभ पहुँचाती है। जैसे बिहार की बात कर सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में भी था जो दिया गया था, उसी तरह से बंगाल में महिलाओं को वहाँ समर्थन दिया गया है, चाहे लक्ष्मी भंडार की योजना की तरफ हो या कन्याओं के बारे में हो। लेकिन सौरभ जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो वोटर कट रहे हैं, वहाँ पे क्या था कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 37% के करीब वोट आया था और 37 पॉइंट कुछ 47 पॉइंट कुछ आया था टीएमसी को। 10% का डिफरेंस आ रहा था दोनों के वोट पे। और आज के डेट में चुनाव वहाँ पे सिर्फ 4% भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट में इंक्रीज करना है और टीएमसी के वोट को घटाना है। यदि ये घुसपैठिया बाहर जाते हैं तो मेरा मानना है कि ये 4% से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे जो देखने में मिल रही है, और मैं तो कहूँगा कि वहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं वो तो काफ़ी खुश नजर आए हमसे। जब हमारी टीम वहाँ गई तो उन लोगों का कहना था कि हमारे सारे लाभ का फायदा यदि किसी ने उठाया तो ये घुसपैठी उठाए, चाहे राशन के रूप में हो, चाहे मकान के रूप में हो, या चाहे स्कॉलर के रूप में उनको मिलता था, वृद्धा पेंशन इस तरह का, तो ये सारे लाभ उनको मिलते थे और हम उस लाभ से वंचित रहते थे। तो वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो लोकल मुसलमान हैं, जिस तरह से असम में चेंजेज आया था, इस तरीके से बंगाल में यदि चेंजेज मिलता है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ममता बनर्जी के लिए वो घुसपैठिया तो एक कारण बना ही, लोकल मुसलमान है जो इनसे वंचित रहे थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण, वो भी भारतीय जनता पार्टी को एक बार वोट दे सकते हैं। वैसे ये पूछ रहा था, मतलब वो घुसपैठिए के जाने की खुशी में लोकल मुसलमान दीवाना होकर बीजेपी का बटन दबा देगा। वो इतने त्रस्त है ना। होता क्या था कि ये लोग वहां पे दंगा करते थे, फसाद करते थे, और जब भी पुलिस की दबिश बनती थी, चाहे बाहर के फोर्सेस आते थे, ये वापस बांग्लादेश में चले जाते थे और ये लोकल जो होते थे ये लपेटे में आ जाते थे। तो ये क्या किया गया कि बॉर्डर पे जब ये वापस जाएंगे तो ये बॉर्डर को पूरी तरह से बंद किया जाएगा और उनको वापस नहीं लिया जाएगा। 27% घोषित वोट है मुसलमानों का बंगाल के अंदर। अब वो कुछ लोग कहते हैं 30% के ऊपर हो गया। राउंड ऑफ के लिए हम आसानी के लिए 30% मान लेते हैं, हो सकता है इतना तो मुस्लिम वोट। फिर अगेन मैं एक आर्टिकल को कोट करते हुए कहता हूं, इन अ चेंज ऑफ टैक व्हाई बीजेपी इज मेकिंग अ मुस्लिम आउटरीच इन बंगाल आफ्टर बिफोर 2026 पोल्स। मुस्लिम आउटरीच बीजेपी क्यों कर रही है, और यह भी 30 नवंबर का आर्टिकल है। इसमें कई बीजेपी नेताओं को कोट किया गया है और उसमें वो दावा ये कर रहे हैं कि बीजेपी के मैं भी कोट कर देता हूं, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में बिहार का फॉर्मूला नहीं चलेगा क्योंकि जाति उस तरीके से हावी नहीं है यहाँ पे। दूसरा, बंगाल ऐसा प्रदेश भी नहीं है जहां पर किसी और राज्य की तरह ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हो जाए, तो हमको कोई अलग स्ट्रैटेजी यहां के लिए चाहिए। तो वो स्ट्रैटेजी उनकी ये है कि बहुत रिलीजियस ओवरटोन वाला कैंपेन हम नहीं चलाना चाहते बंगाल के अंदर, क्योंकि हमको उसका फायदा नहीं होता, उल्टा काउंटर कंसोलिडेशन मुसलमानों की दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उनका यह कहना है कि एक सेक्शन मुसलमानों का बंगाल में ऐसा भी है जो ममता बनर्जी से भी नाराज है, जो कांग्रेस को भी वोट करता है, जो सीपीएम या और जगहों पर जाकर के वोट डालता है, और उसके इंपैक्ट वाली जो है कई सीटें हैं।
और उन सीटों पर उस कंसोलिडेशन का हमको बहुत नुकसान हुआ 2021 के इलेक्शन में और 2024 के इलेक्शन में। पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की सीटें घटी थी बंगाल में। तो बीजेपी कह रही है कि हम उस वोटर को कम से कम एक एम्बिवेलेंट कर देना चाहते हैं कि हमसे दुश्मनी या बिल्कुल नाराजगी ना रखे। तो हम कोई ऐसा कैंपेन नहीं चलाना चाहते कि मुसलमान बिल्कुल एक मुश्त 80-90% ममता बनर्जी की तरफ जाए। हाँ, सही बात है। आप सहमत हैं इस स्ट्रेटेजी से? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो लेकिन मुसलमान बीजेपी को वोट दे देगा बंगाल में? मैंने आपको बताया था, याद होगा पिछली बार भी, कि हिंदुस्तान का जो समझदार मुसलमान है, पढ़ा लिखा समझदार है, वो तो आया ही है। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंस में है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि 8 से लेके 20% तक वोट अप्रोच कर रहा है रूलिंग पार्टी को और मोदी जी को। रीज़न क्या है कि जो भी स्कीमें चलाई गई हैं हिंदुस्तान के अंदर या प्रदेशों में चलाई गई हैं, वो डायरेक्ट फ़ायदा उनको मिल रहा है। अभी तक जो स्कीमें चलाई जाती थी पिछली गवर्नमेंट से, वो डायरेक्ट उनको नहीं मिलती थी। अब वो अनाउंस होती थी लेकिन मिलती उन्हीं लोगों को थी जिनको देना चाहते थे वो लोग। चाहे छोटी से छोटी बात आप ले लीजिए, हैंडपम्प लगाने की बात कर लीजिए, तो मुखिया वहीं ऑर्डर करता था जिसका वोटर होता था वो। आज की डेट में ये है सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए और सबका विश्वास। ये चीज़ जो है ना, वो पेंट्रेट कर गई है अंदर लोअर लेवल पे। एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि आपकी बात के समर्थन में मैं जो आर्टिकल कोट कर रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया है कि हमको बंगाल में मुसलमानों ने वोट किया है इस बार। ठीक है, बताइए। बीजेपी ये मानती है कि हमें बंगाल में मुसलमानों का वोट मिला है। नहीं, किसी समुदाय का या किसी जाति का 100% वोट किसी पार्टी को नहीं मिलता, किसी नेता को नहीं मिलता। सवाल है कि क्या इतना मिला है कि वो डिफरेंस डाल सके, बात उसकी होती है। दूसरा, जो कंसोलिडेशन होता है कि किसी भी हालत में बीजेपी को हराना है, कोई भी जीत जाए, हमको किसी से प्रेम नहीं है, लेकिन बीजेपी को नहीं आने देना। बीजेपी का जो मुस्लिम वो अप्रोच करती है, जो उनसे संबंध बनाने की कोशिश करती है, भाईचारे की बात करती है, उसका उद्देश्य एक ही होता है कि इस तरह से वोट करना। आप अपनी पसंद की पार्टी चुन लीजिए, आपको फला पार्टी पसंद है उसको वोट दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमको पार्टी से मतलब नहीं, हमको नेता से मतलब नहीं, कैंडिडेट से मतलब नहीं, हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, आखिरी मिनट तक, आखिरी समय तक ये इस बात का असेसमेंट होता रहता है कि बीजेपी के खिलाफ सबसे तगड़ा, सबसे जो है मजबूत उम्मीदवार कौन सा है। वो स्ट्रेटजी बदले, सारी कोशिश बीजेपी की ये होती है। नहीं, ममता जी भी हार चुकी है पिछले वाले इलेक्शन में, तो बाई इलेक्शन में सीएम बनी है। अब वो शुभेंदु अधिकारी ने हराया था, उसकी बात तो वो कर ही रहे थे। तो ये अच्छा, लेकिन ये बात इनकी ठीक है कि वो कुछ मिल भी जाए, मान लें पिछली बार से एक्स्ट्रा, वो मुसलमान वोट से डिसाइड नहीं होगा कि बीजेपी सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी। ये बात तो क्लियर है। देखिए, दो चीजें हैं सौरव जी। क्या है कि 3 जिले ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है, लेकिन 10 जिले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी इंटर भी नहीं करने देते। और उसके कारण क्या है? अब जैसे मालदा में 94% मुसलमानों की संख्या बढ़ी है 10 सालों के अंदर। मुर्शिदाबाद में 87%, दक्षिण 24 परगना में 83%, जलपाईगुड़ी में 82%, कुछ बिहार में 76%, उत्तर 24 परगना में 72%, नादिया में 71%। यहाँ एसआईआर के बाद मान लीजिए लाखों वोट कट गए घुसपैठियों के। जी, बीजेपी के के लिए देखिए, उतने के बाद भी पिछले बार उसने फाइट दिया है, लेकिन वो जीती नहीं थी बीजेपी ने। यदि वहां पे कटता है तो ये सारी जो जिले हैं यहाँ पे बीजेपी, यहाँ पे एक चीज बताइए, क्या मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिए जा सकते? नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट देने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं मिलता। तो फर्क पड़ेगा। बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को मुसलमान मुस्लिम मानता ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले से अगर दिया जाएगा, आप आज आके खड़ा करेंगे तो नहीं मानेंगे। वो ठीक है आपकी बात, आप पहले से एस्टैब्लिश करिए। आरिफ मोहम्मद खान से बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है? 2014 में बीजेपी ने उनको टिकट दिया कैसरगंज से, उत्तर प्रदेश में कैसरगंज से, बहराइच हार गया। हाँ, बहराइच से। हाँ, वो अमीन साहब, मेरे ख्याल से वो सेटल्ड है मामला, वो सेटल्ड है। बीजेपी इस पर अब तो सफाई भी बहुत ज्यादा नहीं देती कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते। वो क्लियर है उनका कि भाई हमें हमारा सामाजिक जिस वर्ग से वोट की उम्मीद है उसके लिए हमको क्या करके। बिहार में उन्होंने बोला भी था कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, इसलिए मैं नहीं दूंगा। एनीवे, खैर, अब ये जो रही बात कैसे होगा काम, 10% वोट का अंतर है पिछली बार के इलेक्शन में बीजेपी और टीएमसी में। आपने कहा 4% इधर का उधर करना है जी, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी को 6 से 7% वोट जो है अपना बढ़ाना होगा, या मतलब अंतर जो है ममता बनर्जी का वोट 40% पे लाना नहीं, उसमें भी एक सौरव जी है कि
पिछला अभी आप देखेंगे जो मार्जिनल सीट बची थी उसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 16-17 सीटों पे मार्जिनल थी, जो 6-7 हजार वोटों से आ रही थी। वैसे स्थिति में क्या है कि यदि मुझे 4% भी वोट मिलता है तो ये सारी सीटें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी और एसआईआर का भी फर्क पड़ेगा, एसआईआर का फर्क पड़ेगा। दूसरी बात है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में यदि पूछेंगे मुझसे तो मैं मानूंगा कि 100 सीट से नीचे उसके आंकड़े आ रहे हैं लेकिन यदि टीएमसी वो आंकड़े अभी जो देखे जाते हैं वो पिछले इलेक्शन का देखा जाता है, जीतने के लिए चाहिए 148। लेकिन यदि बीजेपी 100 से ऊपर जहां बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सीटें हैं जिसके ऊपर हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा और सीटें जीत कर आएंगे। बिहार इसका एक उदाहरण है इस बार नहीं, लेकिन मेरे तो आपने अभी दे दी मेरे को। आप कह रहे हैं अभी की स्थिति में बंगाल में बीजेपी 100 नहीं पहुंच रही है। सर आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल होगा, 100 पहुंच रही है, इस पर भी मुझे आश्चर्य है। अच्छा, 2021 के बाद जो हुआ उसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा है कि भाई हमने बीजेपी के लिए जान लड़ाई, दुश्मनी मोल ली सरकार से, सरकारी पार्टी से, और जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तो बीजेपी के नेता हमको छोड़कर चले गए। ये नाराजगी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, पोस्ट पोल वायलेंस कम हुई है। जिस तरह का पोस्ट पोल वायलेंस हुआ 2021 के बाद बहुत बुरा हुआ, वो अनप्रेसिडेंटेड है। हारने वाला उम्मीदवार हिंसा करता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो है जीतने वाले ने इतनी बड़ी हिंसा की और प्रचंड जीती। ऐसा भी नहीं कि मार्जिन पर जीत गए थे, हारते हारते बचे थे, ये भी नहीं था। और उसके बाद भाजपा के सारे बड़े नेता भाग गए, उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं, उनके घर जला दिए गए, हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, भागकर असम में शरण लेना पड़ा, बाहर गए छोड़ के, एरिया छोड़ के भाग गए। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थिति बदल रही, खासतौर से ये सीएए लागू होने, एसआईआर के कारण जो बांग्लादेशी भाग रहे हैं, तो एक मैसेज ये जा रहा है कि स्थिति बदल रही है, हवा बदल रही है। कितनी बदलेगी, कहां तक बदलेगी पता नहीं। 4% मनोज कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 30% वोट बढ़ाना होगा बीजेपी को। 30%? अभी उसको जो है 37-38% हिंदू वोट मिलते हैं। हाँ, 30% और हिंदू वोट चाहिए, टोटल वोट का नहीं। समझ गया आपकी बात। जो हिंदू वोट है, जो लगभग 68-70% है, 70 मान लें, हाँ 70 मान लीजिए, तो उस जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक जो है बीजेपी के जीतने के चांस नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर किसी बीजेपी के नेता को गलतफहमी है कि केंद्र सरकार की योजनाओं से, प्रधानमंत्री की अपील से मुसलमान बीजेपी को वोट दे देगा, तो वो गलतफहमी में है। हालांकि मोदी जी के और दौरे और मोहन भागवत जी का भी दौरा जो है अब लगा हुआ दिसंबर के अंदर 13-14 तारीख में शायद हुगली में प्रधानमंत्री की पहली रैली होगी और फिर वो लगातार एक सिलसिला चलेगा। मोहन भागवत जी 18 दिसंबर से 6 दिन के लिए जो है वहाँ पर कैंप करने वाले हैं। और जाहिर है कि बिहार के बाद बीजेपी अपबीट तो है, लेकिन ठीक आपने, बंगाल एक बिल्कुल अलग किस्म की चुनौती है, बिल्कुल एक अलग किस्म का जो है वो चैलेंज है। सर मुझे लेकिन ये बताएं कि बिहार में तो शोर खूब हुआ, बाद में सबने स्वीकार कर लिया। अभी हम एसआईआर पर ये देख रहे हैं, चाहे यूपी हो या बंगाल, मुद्दा अभी भी उतनी जोर शोर से उठा रही हैं ये पार्टियां, लेकिन नीचे ग्राउंड पर सबके वोट भी बनवा रही हैं। सबने कैंपेन लॉन्च किया हुआ। इनफैक्ट बंगाल में तो टीएमसी और खासकर अभिषेक बनर्जी को जिम्मा दिया गया है, ममता बनर्जी के भतीजे को, वॉर फुटिंग पर इस काम में लगी हुई है कि किसी का वोट छूट ना जाए बनने से, वोट सबका बनना चाहिए। तो लेकिन शोर तब भी मचाएंगे ये जब वोट कटेंगे। देखिए, शोर तो मचाने का कारण ये है कि वो जिंदा रखें अपनी बात को, अपनी बात को बाला रखें, अपनी बात को ऊपर रखें, पब्लिक को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अवेयर करने के लिए कि देखिए साहब ये हमारे पर हमला हो रहा है। जैसे लोग कहते हैं मारा मारा मारा, पिट रहा हूँ, उससे बचने के लिए ये कर रहे हैं। और काम वो समझ चुके हैं इस बात को कि इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो संवैधानिक प्रक्रिया है। हम चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, चाहे हाई कोर्ट जाएं, कहीं से हमको रिलीफ मिलने वाला नहीं। कि रूल है, ये संवैधानिक संस्था है, नियमों के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत हमें वोटर बनाने हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि 2003 का बड़ा वो चल रहा था कि उनके वोटर नहीं मिल रहे हैं, उनके डिटेल नहीं मिल रहे हैं, उनके फादर का नहीं मिला। देखिए, आप सीधे से जाइए, हमारी एक साइट है voter.eci.in, इस पे आप चले जाइए, आराम से अपना डालिए डिटेल, आपका पूरा ब्लॉक मिल जाएगा। इतना प्रदर्शन वहां तो बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं बंगाल में। नहीं, बंगाल में प्रदर्शन करने का कारण क्या है? देखिए, बीएलओ का कारण जा रहा है। नहीं, हाँ आपकी बात सही। बीएलओ जो है कहाँ के हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई बीएलओ नहीं है। बीएलओ जो है सब वहीं का लोकल है, कोई तहसील का है, ब्लॉक का है,
और लोकल कर्मचारी हैं वहाँ का, और टीचर्स हैं, ये सब BLO के लिए रिलीव हो जाते हैं और 3 महीने का पूरा उनको वेजेस मिलता है उस, और अपनी ड्यूटी से रिलीव हो जाते हैं। हमारे यहाँ परमानेंटली ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड ममता जी का कराया है। आपको नहीं लगता बंगाल में SIR में कुछ गड़बड़ हो रही है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, आपने देखा होगा जब पिछले चुनाव कराया गया था 7 राउंड कराए गए थे। 7 राउंड का कारण क्या था? केरला में 1 राउंड, तमिलनाडु में 1 राउंड। क्यों 7 राउंड में? इसलिए कि बॉर्डरिंग स्टेट है, हमें वहाँ पर विजिलेंट रहना है, हमें बड़ा विजिलेंट रह के काम कराना है। वहाँ पे आते हैं बाहर के लोग और यहाँ पे दादागिरी करके या बूथ कैप्चरिंग करके भाग जाते हैं। अभी जो हमारा सिस्टम हो गया है वो आप देख रहे हैं किस तरह माइग्रेट कर रहे हैं। ये बताइए, 65 लाख डेड बोगस डुप्लीकेट वोट कटा बिहार में जी। आप मानते हैं कि जो दावा कई भावना से किया जा रहा है 1 करोड़ वोट तक भी बंगाल में ऐसा हो सकता है? मैं 1 करोड़ तो नहीं मानता, लेकिन हाँ 70-80 लाख तो जाएगा। मिनिमम जो मेरा एक मानना है, एज ए ऑफिसर के नाते मैं रहा हूँ, जो है 70-80 लाख तो जाएगा। लेकिन कारण क्या है? ये जितने वोटर हैं ये हमारे वोटर लिस्ट से तो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन लोग शोर ये भी मचाते हैं पूरे हिंदुस्तान में कि वो कहाँ गए, घुसपैठिए। इस पर ज़्यादा जोर दे रहा है अपोजिशन, घुसपैठिए। लेकिन देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम घुसपैठियों को आइडेंटिफाई नहीं करना है, हमें अपने वोटर लिस्ट को ठीक करना है और उसमें से डिलीट करना है। अगर हमारे BLOs पाते हैं कि ये बाहर के लोग रहने वाले हैं, वो लिस्ट खामोशी से हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहुंच जाती है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसे अपने गृह विभाग से या अपने गृह सचिव से कह के, ना भी कह के, डायरेक्ट इलेक्शन आपको पता है एक चीज और, गृह मंत्रालय को भेजेंगे। एक तो तरीका ये हो गया कि भाई SIR का नाम हुआ जब से तो घुसपैठिया खुद बॉर्डर की तरफ भाग ऑटोमेटिकली तो आप देख रहे हैं। दूसरा, जो नहीं भी भागा होगा वो अपना फॉर्म सबमिट करने से वापस डरेगा। बिल्कुल, मेरे फॉर्म की स्क्रूटनी होगी तो कहीं मैं पकड़ में ना आ जाऊं। तो ये जो जितने करोड़ फॉर्म बट रहे हैं, इसमें से बहुत से फॉर्म ले लेंगे, वापस ना आए, जमा नहीं करेंगे हैं देश में, उसी में चला जाएगा। खासतौर से महाराष्ट्र में है, कैटेगरी शीट में चला जाएगा, जो इसी पर देश भर के लिए काम करती हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक माने अगर उनकी बात, तो बंगाल में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कट सकते हैं। 3 करोड़? 3 करोड़ सर, और उनका पूरा जो है वो 7 करोड़ 66 लाख तो सारे हैं। आप कहना जिसमें से 3 करोड़ कट सकते हैं? नहीं, ये उनका कहना है। मतलब आज बढ़ेंगे भी तो ऐसा नहीं है कि जो है जो नए वोटर भी बनेंगे ना। हाँ, अच्छा, वो कह रहे हैं ये संख्या वहां तक जा सकती है। अब वो कितनी सही है कितनी गलत है, होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लेकिन उनकी स्टडी ये कहती है। और ये बड़ा उनका कहना है कि अंदाजा ही नहीं है कि कितने लोग बंगाल छोड़कर जा चुके हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। पूरी कॉलोनी की कॉलोनी खाली हो गई है, ब्लॉक के ब्लॉक छोड़ के भाग गए हैं, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। हाँ, किसी एक बूथ का दिखा रहे थे कि कितना पूरा 92 परिवार वोटर। और आप ये मानते हैं कि ये सारा वोट TMC का था? कम से कम बीजेपी का नहीं था? बीजेपी का नहीं था, बीजेपी का नहीं, हाँ, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब जरा बात कर लें पार्टियों की परिस्थिति इस वक्त वहां पर कैसी है। तो सर, ये तो हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी एक बार कि भाई ये चुनाव बंगाल का पूरी तरीके से जो है ये 2 दलों के बीच का चुनाव, बाइपोलर इलेक्शन है। कांग्रेस को और लेफ्ट को सीटें तो 0-0 आई थी। कांग्रेस का वोट और लगभग 3% था और CPM का वोट लगभग, या बाकी लेफ्ट भी जोड़ लेंगे तो लगभग 5% था। तो ये 8% वोट इन लेफ्ट और कांग्रेस को मिला के मिला था। ये इस बार और कम हो जाएगा क्या? देखिए, कांग्रेस कभी अपने वोट को बढ़ाने में विश्वास नहीं करती है। अच्छा, वो हमेशा कोशिश करती है कि मेरे वोट कैसे कम हो, और वो उस पे काम करती है। कोई थ्योरी देने वाले हैं ये? मुझे लगा कोई थ्योरी देंगे। नहीं, वोट नहीं बढ़ाती है, सीट बढ़ाती है। कुछ नहीं, वो उस पर सीरियस है भी नहीं। और आप देखेंगे कि चाहे बिहार के चुनाव में हो, SIR का मुद्दा उसने उठाया और कहाँ दिखा, और गायब हो गए। उसी तरह से बंगाल में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन यदि वो इतने सीरियस थे तो बंगाल में बिहार में 65 लाख की बात की, 5 आदमी नजर नहीं आए। और यदि बंगाल में इस तरह से वोट कट रहे थे तो TMC अपने कार्यकर्ता को लगाई है, कांग्रेस को भी लगाना चाहिए था, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर प्रश्न उठाएंगे। मैं आपको इन्फॉर्म करूं, एक कंप्लीट कर 10 सेकंड बस। बिल्कुल। अपने यदि उनके वोटर कट रहे हैं तो पार्लियामेंट से अच्छा था कि पहले जाकर अपने वोटरों को जोड़े। ऐसा वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मैंने क्या बोला कि 8% का जो मार्जिन है, यही वोटर है जो कम्युनिस्ट के पास बचे हुए और कांग्रेस के पास बचे हुए।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि भाई ये वोट कहां से आ सकते हैं, 30% हमको हिंदू वोटरों को बढ़ाना है। ये वो वोटर हैं जिनको कांग्रेस में और नहीं विश्वास होगा, जो कांग्रेस के वोटर हैं कि अब हमारी पार्टी समाप्त हो रही है, तो वो टीएमसी की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि उनको पता है कि हमारी लड़ाई इनके साथ ज्यादा है। वो ममता का वोटर, वो तो ममता के खिलाफ है। हाँ। तो वो वोटर हमारे पास आ सकते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकती है। क्या ऐसा 2021 में हुआ था? कुछ हुआ था, लेकिन ज्यादा उस पे नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे 2021 का आप चुनाव आप देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी एकदम जीतते हुए, बढ़ते हुए दिखी थी। जो पार्टी 3 सीट से 77 जा सकती है, तो उस पार्टी के लिए 77 से 140 भी जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। के तौर पे इसको जरा सोचिए, नरेंद्र मोदी का 14 में देश में हो गया आगमन, उसके बाद 2021 का इलेक्शन, 2021 का बंगाल इलेक्शन से पहले हर चीज हो चुकी, राम मंदिर को लेकर के सब कुछ हो चुका है और सीए एनआरसी को लेकर के देश में हंगामा हो चुका है। उसके बावजूद 8% ऐसा वोट है जो नरेंद्र मोदी के खौफ में टीएमसी के पास नहीं गया, वो लेफ्ट और कांग्रेस के पास बचा रहा, इंटैक्ट रहा। मतलब उसको ऑब्वियसली मोदी का वोटर नहीं है, लेकिन उसको तृणमूल तब भी नहीं चाहिए उस 8% को। लेकिन क्या वो बीजेपी की तरफ आ जाएगा? उसमें से कुछ आ सकता है। मतलब अब वो क्या सोच रहे हैं, अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर उनकी क्या सोच है, इस पर निर्भर करेगा। अगर उनके दिमाग में ये है, ममता के विरोधी हैं, लगता है किसी भी हालत में ममता को हटाना है, तो उनको अब ये समझ में आ गया होगा कि ये काम बीजेपी ही कर सकती है, उनकी पार्टी नहीं कर सकती। तो उनका कमिटमेंट कितना है इस पर कि ममता को हर हाल में हटाना है, उस पर है तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। स्ट्रेटजिक वोटिंग आप कह लीजिए इसको, वन टाइम वोटिंग पे कह लीजिए, बीजेपी के साथ जा सकते हैं केवल इसलिए कि ममता को हटाना है, इसलिए नहीं कि बीजेपी से कोई प्रेम है। बिहार में हमने देखा ना, कई जगह जातियों के चक्कर में बीजेपी के वोटर ने दिया दूसरी जगह वोट। नहीं, बंगाल में भी आप देख लीजिए, जो भी तृणमूल के पास वोटर हैं उसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो कांग्रेस के आया हुआ है, और वो इसलिए आए थे कि उनको कम्युनिस्ट के शासन से परेशानी थी, वो शिफ्ट हुए थे। अब सर मोहम्मद अमीन साहब, एक बात ये मुझे बताएं कि ये बात सही है कि जो बिहार से शुरू हुआ ये तो अभी कम से कम अगले साल पूरा, और यूपी तक तो, मतलब यूपी क्यों 29 के इलेक्शन तक इलेक्शन कमीशन टारगेट पर रहेगा ऑपोजिशन के। आपको लगता है किसी भी तरीके से कोई कोर्स करेक्शन इलेक्शन कमीशन को करने की जरूरत है? जिस तरीके से बोल रहा है उस तरीके से, जिस तरीके से जवाब दे रहा है, जिस तरीके से एक्शन ले रहा है, या नहीं सब ठीक हो रहा है? बिकॉज इट विल बी टारगेटेड। देखिए, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टैंड क्लियर रखा हुआ है और उसमें इफ एंड बट कुछ नहीं है। अब आप देखेंगे कि पहली बार इलेक्शन कमीशन ने छूट दी आप सभी स्टेक होल्डर को, पार्टी के, कि आप जैसे पोलिंग में रखते हैं एजेंट, काउंटिंग में रखते हैं, इसी तरीके से बीएलओज के साथ में बीएलएज लगाए। अब आप देखेंगे कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो कांग्रेस चिल्लाती है, इसी के ही बीएलए नहीं है, जबकि अब समाजवादी जो है ग्राउंड पे काम कर रही है, उनके लीडर काम कर रहे हैं, जो सुनने में आया, और कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, तो उनका वोट तो कटेगा नहीं। किसका कटेगा? अगर कटेगा भी, ऊपर नीचे होगा, तो वो कांग्रेस का होगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के एक्शन में आपको कहीं कोई कमी नहीं दिख रही? साहब देखिए, जो हमारा जो एक्ट है, आरपीआई एक्ट, उसके तहत जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, टाइम बाउंड काम हो रहा है। अभी बात समय की थी, तो आपके जो दर्शक देख रहे हैं, कंट्री मैसेज है कि 1 हफ्ते का फिर बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए जो रिलीफ है। और जहाँ तक मैं बताऊँ, 70% हमारा जो वोट का मामला है, वोटिंग लिस्ट का 70% हमारे 2003 से जो वोटर थे उसी के डुप्लीकेट फॉर्म निकाल के हमारे जो बीएलओज हैं वो डोर टू डोर बांट रहे हैं। और उसमें क्या है कि डुप्लीकेट दे रहे हैं, एक वोट रिसीव ले रहे हैं, और उनका जो प्रॉपर फोटोग्राफ है या कोई करेक्शन है सिग्नेचर करके वापस कर रहे हैं। ये कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। अगर इसी पे एक झगड़ा चल रहा था कि 2003 का हम कहाँ से डिटेल लाएं, तो मैं आपके दर्शकों को सभी को बताना चाहूँगा, सभी को, आप लोगों को, कि आप जाइए voters.eci.in, इस पर चले जाइए, क्लिक करिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आसानी से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा है, तो उसकी तस्दीक खान साहब ने की है, और बाकी हमने मुस्लिम वोट की खूब चर्चा की। लेकिन हमने जैसा आप, क्योंकि मैंने कहा था कि आज से बंगाल का इलेक्शन हम ट्रैक करना शुरू कर रहे हैं, तो आज जब हमने ये बात पहले दिन की है, दोनों का ये मानना है कि बीजेपी अभी पीछे है चुनाव में, 100 के भी नीचे फिलहाल मालूम पड़ती है। लड़ाई अभी उसको लंबी लड़नी है, क्योंकि 150 सीट का सवाल है लाने का। अब ये देखिए, ये 50 सीट
अगर आज मान लेंगे 100 के करीब भी हो बीजेपी, तो ये लड़ाई 5 महीने में उसको जीतनी है। क्या ये ऐसा कर सकती है, या ममता बनर्जी का अभी भी बंगाल में कोई जवाब नहीं? कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इस पर आप आगे भी चर्चाएं देखते रहेंगे। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका, मोहम्मद अमीन खान साहब बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम बनाने के लिए, मनोज जी बहुत शुक्रिया।